अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लीनियर अलजबरा के आज के लेक्चर में हमने अगेन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। इससे पहले हम दो मेथड सीख चुके हैं, जिसमें से एक गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन था और दूसरा गॉसियन एलिमिनेशन था। ठीक है, वो मेथड ऐसे थे कि वो हम किसी भी सिस्टम पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आज का जो हम मेथड सीखने लगे हैं ये पर्टिकुलरली उन सिस्टम्स के लिए हैं जिनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। इसको ज़रा एग्जांपल से समझते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है। तो चलें एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 5, ये हमारे पास है जी पहली इक्वेशन। तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 एंड दिस इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन है। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट इक्वेशन x1, अच्छा इसमें x2 का कोफिशिएंट 0 है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर x3 लिखता हूँ, प्लस 8x3 एंड दिस इज इक्वल टू 17। अब देखें हमारे पास ये जो सिस्टम मैंने आपके सामने लिया है, ये तीन इक्वेशंस का सिस्टम है, तीन वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए मैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ। चलें इसको मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है बेसिकली होता क्या, पहले ये देख लें। देखें आपको पहले इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स हैं और तीनों के साथ कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं कोफिशिएंट की सूरत में। तो x1 का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है सिंपली। x2 का कोफिशिएंट देखें तो वो 2 आ रहा है। x3 का कोफिशिएंट देखें पहली इक्वेशन में तो वो 3 आ रहा है। इसी तरह अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाएं। x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट है 5 और x3 का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है। थर्ड इक्वेशन पे आए तो x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 चूँकि है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट दैट मीन्स 0 है और x3 का कोफिशिएंट हमारे पास 8 आ गया। ये हमारे पास बनता है मैट्रिक्स, बेसिकली एक मैट्रिक्स बनता है कोफिशिएंट्स का। अच्छा अब हमने चूँकि इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो उसको भी मैं एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेता हूँ और उनको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं, उनको ज़रा एक तरतीब में सीक्वेंस में लिख लें। x1 आ जाएगा, इसी तरह से सेकंड हमारे पास x2 है और थर्ड हमारे पास x3 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। एक और हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हम ये राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ b से, स्मॉल b से। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास पहली इक्वेशन का कॉन्स्टेंट 5, सेकेंड का अगर आप देखें तो 3 और थर्ड का हमारे पास आ रहा है 17। ये तीन आपको मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को अगर आपने इन इक्वेशंस की सूरत में लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी ax इक्वल टू b। मतलब देखें आप a का साइज हमारे पास है 3/3, x का साइज हमारे पास है 3/1 और b का भी साइज अगेन 3/1 है। तो आप जब a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तीनों लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशंस बन जाएंगे और जब आप उसको इक्वल टू b के रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास यही तीनों इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमें चूंकि x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ चाहिए और अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो हमें यहाँ से इस x की बेसिकली वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने एक काम करना है और वो काम ये है कि आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, a इनवर्स मल्टीप्लाई a, और यही काम आपने राइट साइड पे भी करना है। a इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। अब लेफ्ट साइड पे देखें, कोई भी मैट्रिक्स अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है जिसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके वेल, सो अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली हमारे पास यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपने देखें जस्ट करना ये है कि इस a इनवर्स, सबसे पहले तो आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इस मेथड के लिए हमें मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना लाजमी है। अगर तो इस a का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट मीन्स हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने a इन्वर्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद उस a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो अंदर अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी।
तो अब हमने करना क्या, अच्छा हम इन्वर्स ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं ज़रा डायरेक्टली यहाँ पर ए इन्वर्स लिख देता हूँ, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ रहा है जी -40, इसके बाद आ रहा है 16, देन फर्स्ट रो में हमारे पास लास्ट एंट्री आ रही है 9, सेकेंड रो में आ जाए तो 13, देन -5 एंड देन -3, और इसी तरह से लास्ट रो हमारे पास आ रही है जी 5, -2 एंड -1। ये हमारे पास है ए इनवर्स। ये मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब भी आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करना है। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो जस्ट अब आपने इस इक्वेशन में ये दोनों मैट्रिक्स इंसर्ट करने हैं। तो हमारे पास बनेगा जी x इक्वल टू, पहले आप ए इनवर्स लिख लें विच इज़ -40, देन 16, देन 9, और सेकेंड रो हमारे पास आ जाएगी 13, -5, -3, देन वी हैव 5, -2 एंड -1, और इसके साथ हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ऊपर अगर आप देखें तो वो हमारे पास है जी 5, देन 3, देन 17। इन दोनों मैट्रिक्स को अब आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जरा इनके साइजेस, ए का साइज, ए इनवर्स का साइज 3/3 है और इसका साइज 3/1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 3/1 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा आप ज़रा ऊपर आप दोबारा जाएं और आप देख रहे हैं दिस x इक्वल टू किसके है, x1, x2, x3। तो जस्ट आपने ये इसकी वैल्यूज़ पुट करें, यानी लेफ्ट साइड पर भी बेसिकली आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है, यानी x1, देन वी हैव x2 और लास्ट पे है x3। अच्छा अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन चूँकि ऑलरेडी सीख ली है, तो चलें फिर भी हम कर ही लेते हैं इसको। पहली रो पहला कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -40 × 5 इज -200, देन 16 को 3 से करेंगे तो +48, 9 को 17 से करेंगे तो +153 आ जाएगा। सेकेंड रो पे आ जाएं, 13 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 65 आंसर आता है इसका। देन -5 को 3 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। देन -3 को जब आप 17 से करेंगे तो -51 आ जाएगा। लास्ट रो पे आ जाएं, 5 को 5 से करें तो हमारे पास 25 आ रहा है। -2 को 3 से -6 आ जाएगा। -1 टाइम्स 17 इज -17। तो आप देख रहे हैं बेसिकली ये भी एक 3/1 का मैट्रिक्स बना है। तो ज़रा प्लस माइनस करें इनको। फर्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी जी, ये आ जाएगा +1, ठीक है ना, ये आ जाएगा 201 -200, दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड में आप देखें तो ये -1 आएगा, ठीक है, -66 +65 विच इज़ -1। ओके, सो इसी तरह थर्ड को आप करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास एक ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी, यानी आपका x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आपके पास x2 जो है वो भी -1 के इक्वल, और x3 जो हमारे पास है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो अल्टीमेटली आंसर आया है दिस इज़ 1 -1 2, ऑर्डर ट्रिपलेट है बेसिकली, ठीक है। मतलब इसका दोबारा बता देता हूँ, इस आंसर का मतलब ये होता है कि आप ये तीनों वैल्यूज़ अपने इस सिस्टम में पुट करते हैं तो आपकी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है, हो गया। और इस मेथड से हमेशा आपको हर बी के लिए, हर कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स के लिए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा थर्ड मेथड आज हमने किया है, जिसकी मदद से आप किसी सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को कर सकते हैं जिसका मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टिबल होता है। अदरवाइज आप ये सिस्टम, आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वेल, सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसकी चले पहले मैं आपको बता देता हूँ उसमें हमने करना क्या है। बेसिकली ऐसे लीनियर सिस्टम्स मोर देन 1 जिनके हमारे पास जो ऐसे लीनियर सिस्टम जिनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ LS मीन लीनियर सिस्टम्स विद कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, CM मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी आपके पास लेट्स से एक से ज़्यादा सिस्टम्स हैं। मैं पहले ज़रा इस बात को थोड़ा जनरली आपको लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है AX = B1,
इसी तरह एक और सिस्टम में ले लेता हूँ विच इज़ ए एक्स इक्वल टू लेट्स से B2। इसी तरह से मैं सम फाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम्स ले लेता हूँ और इसी तरह से ए एक्स इज इक्वल टू फॉर सम फाइनाइट के मैं बी के ले लेता हूँ। अब देखें ये सभी हमारे पास सिस्टम्स हैं। एक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर है सिस्टम का इक्वेशन है, और ये kth नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सब में देखें कॉमन क्या है, आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स सब में सेम आ रहा है। ओके, तो पहले का सोल्यूशन क्या होगा, अभी जो हमने मेथड किया है उसको अगर यूज़ करें तो पहले का सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले का हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा x1 इक्वल टू ए इनवर्स B1। इसी तरह देखें x2 इक्वल टू ए इनवर्स B2 आ जाएगा। अब आपका शायद यहाँ पर ये क्वेश्चन हो कि हमने यहाँ पर तो x था, यहाँ पर x1 क्यों लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है चूँकि देखें सबके आंसर तो ऑफकोर्स डिफरेंट आएंगे ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो ज़रा आंसर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको x1 से रिप्रेजेंट कर दिया इसके सोल्यूशन को, सेकेंड सिस्टम के सोल्यूशन को हमने x2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी तरह जो हमारा लास्ट सिस्टम है उसके सोल्यूशन को हम xk से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a इनवर्स bk। ठीक है, ये हमारे पास इन सब सिस्टम्स के सोल्यूशन है। फर्स्ट का ये सोल्यूशन है, इसी तरह ये सेकंड का है, और ये आपके पास लास्ट kth नंबर ऑफ सिस्टम का सोल्यूशन है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि जब आपके पास एक से ज़्यादा लीनियर सिस्टम्स हों लेकिन उनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम हो तो आप उनको एक ही मरतबा में सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मैं ज़रा आपको पहले थोड़ा जनरल बताने की कोशिश करता हूँ। सो आपने करना ये है, जितने भी सिस्टम्स हों आपने सबसे पहले उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है जस्ट लाइन से उनको सेपरेट करने के लिए। देन आपने B1 मतलब ये कॉन्स्टेंट ये वाला मैट्रिक्स लिखना है। देन अगेन आपने सेपरेट करना है जितने भी सिस्टम हो। हमारे पास चूँकि क्या सिस्टम है तो इसलिए मैं सबको ज़रा अलग अलग लिख लेता हूँ। उसके बाद देखें ज़रा, चूँकि आपके पास फर्स्ट सिस्टम का सोल्यूशन आ रहा है ए इनवर्स B1, यानी B1 को आपने मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स के साथ। सेकंड का सोल्यूशन आ रहा है आपने B2 को मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स के साथ। तो जस्ट आपने ये वाले मैट्रिक्स के साथ करना क्या है, आपने ये करना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी बना देनी है। इस ए की जगह आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा, और इसी तरह से यहाँ पर जो बनेगा वो उन्हीं सिस्टम्स के रिस्पेक्टिवली सॉल्यूशंस होंगे। इसको ज़रा प्रैक्टिकली हम एक एग्जांपल से करते हैं। मैं यहाँ पर दो सिस्टम्स लेने लगा हूँ। चले हम दो सिस्टम्स लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सिस्टम है x1 + 2x2 + 3x3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। सेकेंड पहले सिस्टम में जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वो मैं ले रहा हूँ 2x1 + 5x2 + 3x3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ मैं। और थर्ड इक्वेशन आखिरी इक्वेशन में पहले सिस्टम की ले रहा हूँ x1 x2 का कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं, और इसी तरह से x3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक सिस्टम है। इसी तरह से मैंने एक और सिस्टम लेना है लेकिन उनका चूंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है तो इसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। जस्ट आपने डिफरेंट जो है वो कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट रखने हैं, मतलब उसकी राइट साइड पर जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो मैं चले ले लेता हूँ 1 देन 6 देन आप ले लें -6। देखिए अब दो सिस्टम्स आ गए हैं। मेथड हमने यूज़ करना है ये वाला। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए को यहाँ से लिख लेना है। तो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आ रहा है विच इज़ 1 2 देन 3, सेकेंड रो हमारे पास आ रही है 2 5 3 और लास्ट रो आ रही है 1 0 8। देखें ये दोनों के लिए सेम है। इस सिस्टम के लिए भी यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है और इस सिस्टम के लिए भी यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जैसे इसको सेपरेट करना है, पार्टीशनिंग कह सकते हैं। 4 5 9 लिख लें यहाँ पर, 4 5 देन 9। अगेन आपने इस मैट्रिक्स की पार्टीशन करनी है और 1 6 -6 लिख लें। ठीक है, 1 6 -6 लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट काम अब हमारा ये है कि आपने ये जो हमें मैट्रिक्स नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पर 3 by 3 वाला, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी इसकी डायगोनल एंट्री इसको हमने 1 करना है और नॉन डायगोनल एंट्री इसको 0 बनाना है। तो जो भी आपको रो ऑपरेशंस लगते हैं इजी, आप उनकी मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 के नीचे दोनों एंट्रीज हमने 0 करनी है। तो उसके लिए चले मैं दो ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ करूँगा।
सबसे पहले मैं एक यूज़ करता हूँ जी -2r1 + r2। ठीक है, इसमें हमने r2 को चेंज करना है, यानी r1 को थ्रू आउट -2 से मल्टीप्लाई करके r2 में ऐड करना है और r2 को ही चेंज भी करना है। इसी तरह से सेकंड में लेता हूँ r3 को भी हमने 0 करना है, तो जस्ट -r3 + r2। ओके, मतलब r3 को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके उसमें r2 को ऐड कर देना है। तो सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट रो को आपने एज इट इज़ लिखा रहने देना है 1 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी एज इट इज़ रहने दें 4 1। अब आपने r2 को चेंज करना है। -2 + 2 इज़ 0, -4 + 5 इज़ 1, देन -6 + 3 इज़ -3, -8 + 5 इज़ अगेन -3। ठीक है, आप इसको रीचेक कर सकते हैं, प्लस माइनस का मे भी कोई फ़र्क पड़ जाए। ओके, -2 + 6 इज़ 4। थर्ड रो पे आ जाएं, -r3 नहीं है, यस यहाँ पर आपने बहुत केयरफुल रहना है, -r1 होगा एक्चुअली। ओके, यहाँ पर भी आपका माइनस का ही हमने बिल्कुल गलत लिख लिया था। खैर, इसको देख लेते हैं। बेसिकली हमने करना क्या है, इस एंट्री को 0 करना है ना, उसके लिए हमने -r1 + r3 करना पड़ेगा। -r1 + r3, नाउ दिस इज़ फाइन। सो माइनस का 1 प्लस का 1 दिस इज़ 0, माइनस का 2 + 0 इज़ -2, देन माइनस का 3 + का 8 इज़ 5, नेक्स्ट -4 + 9 इज़ अगेन 5, -1 -6 इज़ -7। तो देखें, पहली एंट्री हमारे पास 1 ऑलरेडी थी, उसके नीचे दोनों हमारे पास 0 हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखें, डायगोनल एंट्री वो भी 1 है, उसके नीचे -2 को 0 करें, देन इस 5 को 1 बनाएं, देन इन तीनों एंट्रीज़ को आपने 0 करना है। 1 बाय 1 आपने मैट्रिक्स ऑपरेशन अप्लाई करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये काम वैसे ऑलरेडी हम सीख चुके हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन का, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ, विच इज़ आपके पास ये 3/3 की का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, समथिंग लाइक दैट 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। और यहाँ पर आपके पास जो चेंजिंग आएगी, हमारे पास अल्टीमेट आएगा जी 1, सेकेंड एंट्री 0, थर्ड एंट्री 1 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट कांस्टेंट की जगह हमारे पास आ जाएंगे 2, देन 1 आ जाएगा, और देन हमारे पास -1 आ जाएगा। सो अब देखें, ये हमारे पास जो कांस्टेंट्स नज़र आ रहे हैं ना एज 1 0 1, ये पहले सिस्टम का सोल्यूशन है, यानी आपका जो ये वाला सिस्टम है ना फर्स्ट वन, इसके वो सोल्यूशन है, और सेकंड के लिए जो सेकंड आपका कॉलम आ रहा है वो सोल्यूशन सेट है। यानी आपने अगर लिखना चाहें दोनों के लिए तो x1 = 1, x2 = 0, देन x3 = 1। ठीक है, और सेकंड जो सिस्टम है हमारा उसका सोल्यूशन सेट आ रहा है जी x1 = 1, देन हमारे पास x1 = 2 आ रहा है, सॉरी x2 = 1 एंड x3 = -1। ठीक हो गया, ये दो हमारे पास सिस्टम्स थे, एक ही मर्तबा में हमने दोनों के सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करनी है। तो आज के लेक्चर में दोबारा सुन लें, हमने एक मेथड सीखा है, न्यू मेथड किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जिस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेकंड हमने ये काम किया है कि दो सिस्टम्स आपके पास या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, तो उनको एक ही मर्तबा में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर से मुताल्लिक आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।